तो आज की डेट में क्या घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना मतलब हम खुलवा सकते हैं क्या? आज तो आप ये पकड़ के चलो कि अगर कोई बैंक है वो ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल पा रहा या कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बैंक दूसरे बैंक के साथ कंपटीशन कैसे करे। तो अगर मैं आज मेरे फादर को बोलूँ ना कि आपके पास चलो जितने भी पैसे हैं कि किसी प्राइवेट बैंक में डाल दो, तो मेरे पापा पता है क्या कहेंगे कि उस पैसे को मैं घर रख लूँगा, लेकिन मैं प्राइवेट बैंक में डालने का इस उम्र में रिस्क नहीं लूँ। अब कोई गवर्नमेंट बैंक है, आपने उसमें अकाउंट खोल दिया, लेकिन मान लो कुछ भी दिक्कत आ गई, आप कभी ब्रांच जाते हो, अब आप 2-2 3-3 घंटे लाइन में खड़े हो, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी को जॉब चले जाने का डर ही नहीं है वहाँ पे। समझ के बात को, एक एग्जांपल है ना कि जितना मुश्किल सरकारी नौकरी लेना है उससे 10 गुना ज़्यादा ये मुश्किल है कि सरकारी एम्प्लॉय को अपने पद से हटाना। इस पे भी मैं आपको बताता हूँ, अभी पीछे कुछ केवाईसी करानी थी, कुछ री केवाईसी का मेरा आ गया था। मैं ब्रांच में गया, मैं सच कह रहा हूँ मैं परेशान हो गया था। मेरे को लगा कि मेरे को जाते ही मेरा काम हो जाएगा। वो बोले ये फॉर्म भरो, ये भरो, उसके बाद कह रहे फोटोग्राफ लेके आओ। मैं कहा यार एक बार मैं बता दूँ कि कैसे है। तो ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस चीज़ में है। अभी आपने यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट्स बता दिए, उनके फीचर्स भी बता दिए, सारी की सारी चीज़ें। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो भी आपने 5 से 6 अकाउंट बताए हैं, अगर हमको सीरियल वाइज लगाएं तो सबसे ऊपर किसको रखना चाहोगे? देखो, नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है। तो अंकित जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये आता है, मार्केट में ना बहुत सारे बैंक हैं। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, हम प्राइवेट बैंक की बात करें उसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, पेमेंट्स बैंक की बात करें उसके अंदर बहुत सारे बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक की तो लिस्ट भी बहुत लंबी है। तो आपके अकॉर्डिंग आज की डेट में सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन से बैंक का है? देखो, अब जीरो बैलेंस अकाउंट है। पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब चाहे किसी के पास पैसा हो, चाहे किसी के पास लिमिटेड पैसा हो, आप ये देखो पैसे वाला भी और जिसके पास लिमिटेड पैसा है वो भी, दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं किसी भी बैंक में। अब देखो, जिस पे पैसा, अब आप कहोगे कि जिस पे पैसा है उसको क्या दिक्कत है, उसको अगर कोई ऐसा बैंक अकाउंट खोलना है जिसमें 10,000 पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है या 15,000 मेंटेन करना है, तो जिस पे पैसा है उसको क्या प्रॉब्लम है, वो तो खोल ही सकता है ना। लेकिन वो भी आप देखोगे ना, ये चाहते हैं कि मैं जीरो बैलेंस ही अकाउंट खोलूं। कारण क्या है भाई, अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहे हो तो आपकी मर्जी है, चाहे उसमें बैलेंस जीरो रखो, चाहे 1000 रखो, चाहे लाख रखो, चाहे करोड़ रखो, चाहे 10 करोड़ रखो, वो आपकी चॉइस है। अब जिस पे पैसा है वो क्यों जीरो बैलेंस खोलना चाहता है? उसको लगता है कि यार लेट सपोज किसी की 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, ठीक है जी, वो भी कहेगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाए। रीजन, क्योंकि वो कहता है कि अगर मान लो एक तरफ वो एक ऐसा अकाउंट खोलना चाहता है कि जिसके अंदर 10,000 पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, और किसी महीने उसको ध्यान नहीं रहा और उसने कोई मोटा खर्चा कर दिया और अकाउंट का बैलेंस गलती से 4-5 हज़ार रह गया और उसको भी ध्यान नहीं रहा, तो अननेसेसरीली आपको पता है कि अगर कोई भी बैंक होगा, सरकारी बैंक चलो फिर भी इतनी ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगाते, अगर यही मैं किसी प्राइवेट बैंक की बात करूं तो बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ लगा देते, 500 की, 550 रुपये, एक झटके में ऐसे ऐसे पेनल्टीज़ लग जाती हैं। तो अननेसेसरीली उसको चार्जेस बियर करने पड़ते हैं। तो जिसके पास पैसा है वो इसलिए चाहता है कि भले मैं 1 लाख रखूं, 2 लाख रखूं, 5 लाख रखूं, या भले मैं जीरो रखूं, मेरे माइंड पे प्रेशर नहीं रहना चाहिए कि यार इतना मेंटेन करना है, बैलेंस कहीं इससे नीचे तो नहीं चला गया। वहीं जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, मान लो किसी की सैलरी 10,000 है, 12,000, 15,000, 20,000 है, वो अगर ऐसा अकाउंट खोल ले जिसके अंदर मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक का एक अकाउंट है, ठीक है जी, इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट, अकाउंट बहुत अच्छा है, ठीक है, अकाउंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका मंथली एवरेज बैलेंस आपको 12,000 मेंटेन करना पड़ता है, राइट। अब 12,000, अब किसी की सैलरी 20,000 है, अगर वो इस अकाउंट को खोल लेता है तो उसको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे 12,000 तो अकाउंट में कम से कम बैलेंस रखना पड़ेगा, यानी उसकी एवरेज 12,000 मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर क्या फ़ायदा? अब हो सकता है ना कि उसको रेंट भी देना है, खर्चे भी करने, हर महीने वो 12,000 से नीचे आएगा, तो ऐसे में उसके लिए एक अननेसेसरी प्रेशर है। अब बात दूसरी आपके सवाल पे आते हैं कि आज बैंक बहुत सारे हैं भारत में, अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, सरकारी बैंक भी हैं, तो इन सभी बैंकों की अगर बात करें तो बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है, राइट। देखो, अब इसके अंदर 2 चॉइसेस आती हैं। देखो, एक चीज़ है कि अगर आपको सर्विस चाहिए, कि आप चाहते हो कि यार मेरा कोई बैंक का काम अड़ जाए तो मैं एक फ़ोन करूं और आपके बैंक के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो रिलेशंस धीरे धीरे बनते हैं। अभी आपके पास अगर पैसा है, आप बैंक में लेन देन कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो बैंक का स्टाफ होगा, ब्रांच का स्टाफ होगा, वो आपको जानने लगेगा, तो एक फ़ोन आप करोगे वो इवन घर पर भी आ जाएगा अगर कोई प्राइवेट बैंक है तो, ठीक है जी। तो अब बात ये आती है कि अगर तो आपको सर्विस चाहिए और आप चाहते हो कि जीरो बैलेंस भी अकाउंट खोले, तो आप फिर किसी प्राइवेट बैंक की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे तो 10, 20, 50 रुपए भी अननेसेसरी नहीं कटने चाहिए,
ठीक है, सर्विस गई भाड़ में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि ऐसा बैंक हो जो अननेसेसरी बिल्कुल भी चार्जेस ना काटे और कोई भी मेरे को क्रॉस सेलिंग के लिए फोर्स ना करे कल को। जैसे प्राइवेट बैंक है, आपने अकाउंट खोल लिया तो हर थोड़े दिन में ब्रांच में से कोई ना कोई आपके घर आ जाएगा, कहेगा जी हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, कुछ ना कुछ और कहेगा एक SIP लगवा लो। लेकिन सरकारी बैंक में क्या है कि ठीक है अकाउंट खुल गया, अननेसेसरी चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल SBI में आपको कभी कोई फोर्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। तो आप अगर सरकारी बैंक में, अब जैसे BOB बैंक ऑफ बड़ौदा भी जीरो बैलेंस ऑफर करता है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जीरो बैलेंस ऑफर करता है, तो ये बेस्ट है अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, और आप चाहते हो कि कोई फालतू के चार्जेस ना कटे। बाकी बैंक्स का जो कंपैरिजन है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी तो देखोगे ना आप कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक और चीज़ बोलता हूँ, काफ़ी बार लोग डरते हैं, आपने देखा होगा। जैसे अगर मैं अपने फादर का भी एग्जांपल लूँ ना, तो मेरे फादर भी इस चीज़ को, अगर मैं आज मेरे फादर को बोलूँ ना कि आपके पास चलो जितने भी पैसे हैं, जैसे माय फादर इज़ रिटायर्ड, तो अगर मैं उनको बोलूँ जितने भी पैसे हैं आप एक काम करो, मजाक में ही बोल दो अगर ना, कि किसी प्राइवेट बैंक में डाल दो, तो मेरे पापा पता है क्या कहेंगे कि उस पैसे को मैं घर रख लूँगा, लेकिन मैं प्राइवेट बैंक में डालने का इस उम्र में रिस्क नहीं लूँगा। राइट, समझ रहे हो आप बात। अगर आप सोचो स्मॉल फाइनेंस बैंक तो दूर की बात, अगर मैं ये भी बोल दूं ना मेरे फादर को कि आप एक काम करो, आज हिम्मत करके सारे पैसे ICICI, HDFC और एक्सिस, इन बड़े बड़े बैंक हैं, इनमें भी डाल दो, तो भी वो कहेंगे कि नहीं। मतलब उनका माइंडसेट ऐसा है कि इनको कब ताला लग जाए क्या पता। ICICI, HDFC तो देश की बैकबोन है, वो तो DSIP का भी पार्ट है, वो तो इतने बड़े बैंक्स हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि अब आप कैसे समझाओगे उनको। उनका मतलब ये कि सरकारी मतलब सेफ। लेकिन एक चीज समझो, एक DICGC का कंसेप्ट होता है। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है। ये क्या बोलती है? बोलती है कि कोई भी बैंक है, चाहे आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे आपका प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, ये बैंक में से 5 लाख रुपए तक तो जो आपका पैसा पड़ा ना, उसकी गारंटी तो एक तरह से RBI ले रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो लोग डरते हैं अभी कल को कहीं डूब ना जाए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, अदरवाइज जो बैंक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन लोग डरते हैं। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक DICGC से इंश्योर्ड है, यानी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर कल को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब भी गया, आपने सोचा जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है, आपने सोचा मैं इसका अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ब्याज दरें आप FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI के कंपेयर कर लो और एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपेयर कर लो, लगभग 2% का ज्यादा ब्याज आपको FD पे मिलेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। लेकिन मान लो आपने अकाउंट खोल दिया, अब लोग डरते हैं कि कल को बैंक डूब ना जाए। भाई वो DICGC से इंश्योर्ड है, कल को हाइपोथेटिकली डूब भी गया तो भी 5 लाख रुपए तक की आपकी गारंटी तो RBI ले रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? मान लो आपको डर भी लग रहा है तो अपना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अकाउंट का बैलेंस इन द सेंस FD सेविंग्स अकाउंट में टोटल जितना भी पैसा पड़ा है उसको 5 लाख से ऊपर मत जाने दो। तो क्या फर्क, मत डालो ना। आपको अगर डर लग रहा है तो मत डालो स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10 लाख 20 लाख रुपए, 5 लाख तो रख ही सकते हो। 5 लाख एक तरह से बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो ना, आप ये भी तो देखो अब मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, SBI इज वेरी गुड बैंक। देखो सरकारी बैंक जो भी है ना, पहली चीज तो ये समझ लो वो देश में प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, वो देश की एक तरह से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो देश के कोने कोने तक लेके जाने के लिए बैठे हैं। वहीं प्राइवेट जो बैंक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। आप ये बताओ ना, कितने जनधन अकाउंट सरकार ने इतना पुश किया कि हर व्यक्ति के पास अकाउंट होना चाहिए, कितने जनधन अकाउंट आपने देख लिए कि ICICI, HDFC या किसी भी प्राइवेट बैंक ने खोल नहीं खोलते, कोई जाएगा भी सही ICICI की ब्रांच में, लेट सपोज कोई गया, वो सीधा सीधा कहेगा ये मंथली एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट है, इसको खुलवा लो। और वो भी ऐसे नहीं कि 10,000 मेंटेन करना है, 1 लाख रुपए मेंटेन करना है, बंदा वहीं से भाग जाता है। अब आप देखो ना, जनधन जो अकाउंट्स हैं वो सारे जीरो बैलेंस ही तो अकाउंट है, जिसको हम BSBD अकाउंट बोल देते हैं। ये जीरो बैलेंस ही तो है, लेकिन कौन सा प्राइवेट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक जनधन अकाउंट्स को एंटरटेन कर रहा है? वही भाई देखो, आप समझो ना, आपने बहुत सारे जीरो बैलेंस अकाउंट तो खोल दिए, अब किसी के अकाउंट में 5,000 हैं, 10,000, हद से हद इतने ही पैसे रखेगा। कोई गरीब बंदा है 2,000, 5,000, 10,000। आपने सोचो कोई बैंक है, कोई प्राइवेट बैंक है, उसने मान लो 50 लाख नए अकाउंट खोल दिए साल में, ठीक है, लेकिन 50 लाख लोगों के पास टोटल पैसे अगर देखूँ तो 500 करोड़ रुपए बनता है सिर्फ, राइट। लेकिन आपने 50 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ दिया। अब ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ गए तो अब आपको एम्प्लॉयज़ भी तो ज़्यादा चाहिए ना उनको मैनेज करने के लिए, ब्रांचेस भी ज़्यादा चाहिए, आपने अपना खर्चा ही तो बढ़ा लिया। इसीलिए कभी आप देखना, प्राइवेट बैंक सिर्फ उनको एंटरटेन करता है कि जिसके पास पैसा है। प्राइवेट बैंक क्या चाहता है कि मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कम रहे, मेरी ब्रांचेस भी कम रहे, लेकिन जो मेरे पास कस्टमर है वो बहुत अमीर होने चाहिए। वहीं आप SBI में देखो, SBI की ब्रांच आपको गली गली में मिल जाएगी, गांव गांव में, जहां तक मतलब आप सोचो कि
कितनी दूर तक आप कहोगे इस गांव में भी एसबीआई की ब्रांच है। रीजन क्या है? एसबीआई ने वहां ब्रांच ओपन की, वहां सिक्योरिटी गार्ड बिठाया, वहां एटीएम लगाया, एसी लगाए, एम्प्लॉयज बिठाए। आप सोचो ना, एक एसबीआई पीओ की सैलरी 70-75 हज़ार रुपये है, आप उस गांव में बिठा रहे हो उस एम्प्लॉय को, जहां पे आपको पता है कि टोटल पूरी ब्रांच का पैसा भी जोड़ लूँ तो 10-5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ है, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो सिर्फ देश की सेवा के लिए हैं। समझ के बात को? तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। जीरो बैलेंस अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्विस मिल रही है, मैं सर्विस की तरफ जाऊं कि ठीक है मेरा काम होना चाहिए, मेरे को धक्के नहीं। ऐसा तक देखो, अब कोई गवर्नमेंट बैंक है, आपने उसमें अकाउंट खोल दिया, खोल जीरो बैलेंस दिया, लेकिन मान लो कुछ भी दिक्कत आ गई, आप कभी ब्रांच जाते हो तो अब आप 2-2 3-3 घंटे लाइन में खड़े हो, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी को जॉब चले जाने का डर ही नहीं है वहाँ पे। समझ के बात को? एक एग्जाम्पल है ना कि जितना मुश्किल सरकारी नौकरी लेना है उससे 10 गुना ज़्यादा ये मुश्किल है कि सरकारी एम्प्लॉय को अपने पद से हटाना। तो किसी भी गवर्नमेंट बैंक के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस चीज़ का तो डर ही नहीं है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर आ जाएगा या मैं ढंग से काम नहीं कर, ठीक है, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आज की डेट में बैंकिंग जॉब करना, बट स्टिल प्राइवेट बैंक में जितना एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर है, इसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसको सर्विस देनी है ना। तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी कि फिर कहाँ पे बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कंपेयर तो हम आगे करेंगे, वो देखने भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने बोला कि जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक आ जाते हैं। मतलब अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के अंदर भी अलग अलग अकाउंट होंगे, जैसे हम इंडसइंड की बात करें उसके अंदर भी अलग अलग अकाउंट होंगे, कोटक के अंदर भी अलग अलग अकाउंट होंगे, तो मतलब बहुत सारे बैंक आ जाते हैं। तो आज की डेट में क्या घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना, मतलब हम खुलवा सकते हैं क्या? देखो, बहुत, अब जब से कोविड आया, कोविड से पहले मैं आपको एक बताता हूँ, मैं अपने ही बैंक का बताता हूँ। कोविड से पहले, ठीक है, कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि लैपटॉप उठा के मैं घर ले आऊँगा और घर से मैं कुछ भी किसी के भी अकाउंट में डाल के, या मतलब इतना बैंकिंग का एक्सेस मेरे को घर पे मिल जाएगा। लेकिन कोविड आया, कोविड ने सारी चीज़ें चेंज की, बैंक के सारे रूल्स चेंज हुए, अब एम्प्लॉय इजीली घर जा करके बैंक का काम कर पा रहा था। मतलब आप सोच सकते हो कि आपको किसी को पेमेंट, इधर आपके पास कोई चेक आया या मान लो 100 ऐसी चीज़ें, किसी भी कस्टमर की डिटेल निकालनी है, फिनेकल हम यूज़ करते हैं बैंक के अंदर, जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सिस्टम यूज़ करो, फिनेकल वो इन्फोसिस ने बनाया हुआ है। तो आप ये सोच सकते हो कि मेरे को मान लो आपका अकाउंट मान लो मेरे बैंक में, मेरे को आपकी डिटेल निकालनी है। कभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकता था कोई बैंक का एम्प्लॉय कि वो घर जा करके किसी एक कस्टमर की सारी डिटेल नहीं। लेकिन बहुत कुछ चेंज हुआ कोविड के बाद। हमने क्योंकि पहले क्या होता था, अगर किसी को अकाउंट खोलना है तो ब्रांच ही जाना है। कोविड के बाद पहली बार ये शुरू हुआ कि अकाउंट जो है ऑनलाइन खुल जाएगा। फिर वीडियो केवाईसी आ गई, ठीक है, तो चीज़ें बहुत ईजी हुई। आज तो आप पकड़ के चलो कि अगर कोई बैंक है वो ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल पा रहा या कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बैंक दूसरे बैंक के साथ कॉम्पिटिशन कैसे करे। अब कुछ एक मैं बैंक आपको बताता हूँ जो जीरो बैलेंस की फील्ड में बेस्ट है, ठीक है। एक आप पकड़ के चलो, इंडसइंड प्राइवेट बैंक है, जीरो बैलेंस की कैटेगरी में बेस्ट है। दूसरा पकड़ के चलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है जी, ये अपनी फील्ड में सबसे शानदार अकाउंट है। तीसरा पकड़ लो, स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में, ये आता है आपका नाम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अच्छा, आईसीआईसीआई पहले ऑफर करता था, लेकिन हाल फिलहाल कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये ऑनलाइन भी नहीं खुल रहा, आपको ब्रांच जाके खुलवाना पड़ रहा है। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत लंबे टाइम तक जीरो बैलेंस अकाउंट दिया इसने। मतलब मैं कहता हूँ कि जीरो बैलेंस अकाउंट की फील्ड में तो ये बेस्ट था, लेकिन आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस लगी, ऑनलाइन अकाउंट खुलने बंद हो गए। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा और प्लान में चेंज किया। अच्छा है, ऑनलाइन अब भी नहीं खुल रहे, लेकिन एक पेज आपके सामने आ जाएगा। मतलब इवन मैं आना उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर किसी को जीरो बैलेंस, क्योंकि कोटक का जीरो बैलेंस अकाउंट तो नो डाउट अच्छा है, बट आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम बस ऑनलाइन नहीं खोल पा रहे, ब्रांच में जाके तो खोल ही रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एक पेज फिल करना है, पहला कोटक का, कि उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एड्रेस डालना है। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अब वो कहेगा कि या तो क्या बोलते हैं, कोटक का कोई एम्प्लॉय है उसको रिक्वेस्ट करो घर पे आने के लिए, मतलब 2 ऑप्शंस आते हैं, या फिर आप ब्रांच पे चले जाओ। तो आप सिंपल सी चीज़ है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड रेडी रखना, और उसमें जो कोटक का एम्प्लॉय है वो आपको फ़ोन करेगा, उसको बोलना कि आप घर पे आ जाओ। वो घर पे आएगा, 2 मिनट में आपकी केवाईसी कर देगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। 1 हफ्ते के बाद आपकी वेलकम किट घर पे आ जाएगी। तो ये बहुत ईजी है। मतलब कोटक भी ठीक है, ऑफलाइन ही खुल रहा है, लेकिन ऑनलाइन की जैसा ही तो है भाई, एम्प्लॉय आपके घर पे आ रहा है। तो ये चीज़ें, ये कुछ अकाउंट्स है जो जीरो बैलेंस में बेस्ट है। बाकी अगर आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है तो फिर आप एक्सिस या एचडीएफसी की तरफ भी जा सकते हो। एचडीएफसी में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट खुलता है जो उनका अच्छा है, उसमें 10,000 पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। और एक्सिस का ईजी एक्सेस सेविंग अकाउंट अच्छा है, उसमें आपको 12,000 पे मंथली एवरेज बैलेंस। मैं तो रेगुलर जो अकाउंट है वो आईसीआईसीआई में कंटिन्यू किया हुआ है, तो मेरे को सर्विस काफ़ी अच्छी लगती है उसकी। देखो, आईसीआईसीआई की जो आई मोबाइल एप्लीकेशन है, या फिर आप आईसीआईसीआई की इंटरनेट, देखो आईसीआईसीआई एक ऐसा बैंक है, ठीक है, जिसकी आप डिजिटल
मार्केटिंग की बात करोगे ना, या फिर आप उसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाओगे, उस पर उस बैंक ने बहुत पैसा लगाया। ठीक है, मतलब आप दूसरे, जैसे आप HDFC की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन चला लो, एक तरफ आप ICICI की मोबाइल चला लो, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा। आप कहोगे HDFC इतना बड़ा बैंक होकर के जो इसकी जो HDFC की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, बोला यार कुछ है ही नहीं इसके अंदर। वहीं आप मोबाइल चला लो, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एप्लीकेशन है मोबाइल बैंकिंग की। तो सर्विसेज के मामले में ICICI इज़ वेरी गुड। ठीक है, मतलब अच्छा बैंक है, एक रिलाई कर सकते हो आप बैंक के ऊपर। कभी भी आपके मन में ये नहीं आएगा कि शायद बैंक डूब गया, तो ये कभी सवाल नहीं आएगा। ऑलमोस्ट सरकारी बैंक के जैसा ही बैंक है। तो सर्विस वाइज ICICI का अकाउंट अच्छा है, लेकिन जीरो बैलेंस नहीं ऑफर कर रहा। ठीक है, आज ICICI अगर जीरो बैलेंस ऑफर कर दे, मैं कहता हूँ कस्टमर्स की बाढ़ आ जाएगी। समझ गए आप बात को, लेकिन नहीं कर रहा। आज आपको अकाउंट खोलना है तो आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा। अब ब्रांच में जाओगे तो प्रॉब्लम क्या आती है, उसका ICICI का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट खोलता है, उसमें मंथली एवरेज बैलेंस तो 10,000 मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन ब्रांच वाले ये कहेंगे कि जी इनिशियल फंडिंग कर दो। अब इनिशियल फंडिंग वो आपसे 25,000 भी मांग ले, 50,000 भी मांग ले, 1 लाख भी मांग ले, तो फिर वो चीज़ आ जाती है कि जीरो बैलेंस तो नहीं रहा ना वो। तो चलो सर, अपना जीरो बैलेंस की ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा जो खुद के जीरो बैलेंस अकाउंट है, एक SBI के अंदर है और एक कोटक के अंदर है। दोनों की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब किसी भी तरीके से कोई फालतू के चार्जेस नहीं कटे आज तक, और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने जीरो भी मेंटेन किया काफ़ी टाइम तक, चेक करने के लिए कुछ चार्जेस कटते हैं, कुछ भी नहीं कटे दोनों ही अकाउंट में। वहीं मैं दूसरी तरफ मैंने अपनी मम्मी के अकाउंट खुलवाए थे, एक इंडसइंड की तरफ, इंडसइंड में खुलवाया था, और एक खुलवाया था AU बैंक के अंदर। दोनों ही बढ़िया है। इंडसइंड की बस थोड़ी सी जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन मेरे को लगी वो थोड़ी सी कम लगी, कि जैसे फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ईजी टू यूज़ कहते हैं उस वे में। बाकी AU का भी ठीक था, इतनी अच्छी खास मोबाइल बैंकिंग नहीं थी जितनी जो हमारी कोटक और SBI को देखने को मिली। तो आपके अकॉर्डिंग अगर हम पूरी की पूरी एक लिस्ट निकालें सारे बैंक्स की जो हम घर बैठे बैठे खुलवा सकते हैं, जिनकी मोबाइल बैंकिंग भी अच्छी हो, मतलब सारे के सारे जो आज के टाइम में एडवांस फीचर हैं सारी की सारी चीज़ें हो, तो वो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से बैंक ऑफर करते हैं? देखो, आप SBI योनो की तरफ भी जा सकते हो। अगर SBI बहुत अच्छा बैंक है, ऐसा नहीं है ना, देखो कि हमें हर रोज़ ही ब्रांच में जाना पड़ेगा। कि हम अवॉइड क्यों करते हैं गवर्नमेंट बैंक को, कि यार कल को कुछ दिक्कत आ गई या कुछ पैसे कट गए तो मेरे को ब्रांच अगर जाना पड़ा तो बस इसका मतलब मैं 2-2 3-3 घंटे भीड़ में खड़ा रहूँगा, यही रीज़न है। लेकिन कौन सा रोज़ पैसे कटते हैं अननेसेसरी, तो नहीं कटते। इस पर भी मैं आपको बताता हूँ। अभी पीछे कुछ KYC करानी थी, कुछ KYC का मेरा आ गया था। मैं ब्रांच में गया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं परेशान हो गया था। मेरे को लगा कि मेरे को जाते ही मेरा काम हो जाएगा। वो बोले ये फॉर्म भरो, ये भरो, उसके बाद कह रहे फोटोग्राफ लेके आओ। मैं कहा यार एक बार मैं बता दूँ कि कैसे है। तो ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस चीज़ में देखो, है। बट वही चीज़ है ना, आप समझो, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्यों बोला ये चीज़ कि 2 कैटेगरीज हैं भारत में, है ना, 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं। एक जो रिच है उनको प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर आपकी सैलरी 1 लाख या 1 से ज़्यादा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है यार। मान लो आपके 2,000 रुपये भी कट गए तो कई बार तो आपको भी नहीं पता चलता कि बैंक ने किस चीज़ के काट लिए। मतलब आप समझो, अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी स्टेटमेंट को जब इतना देखते भी नहीं, इतना घुस घुस करके। लेकिन अगर किसी के पास लिमिटेड पैसा है, जिसको फ़र्क पड़ता है कि मेरे 100 रुपये भी फालतू के नहीं कटने चाहिए, आप समझो, ठीक है, अगर किसी के पास लिमिटेड पैसा है तो आंख बंद करके आप सरकारी बैंकों की तरफ ही जाओ। तो फिर देखा जाएगा ना, जब कुछ भीड़ का मतलब मान लो कुछ अननेसेसरी कभी चार्जेस कट गए तो ब्रांच जाना भी पड़ेगा, तो थोड़ी देर हमें करना पड़ेगा, इतना तो सहन करना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट बैंक्स, आप समझो, वो प्रॉब्लम आ जाती है फिर अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो अगर किसी के पास लिमिटेड पैसा है तो मैं यही कहूँगा कि आप BOB वर्ल्ड, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट खोलना है तो BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके खोल सकते हो, या फिर SBI की योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप SBI का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो। तो उस केस में फिर आप उधर जाओ। अदरवाइज आप अगर चाहते हो कि ठीक है मैं 25-30-50 हज़ार रुपये इससे ज़्यादा कमाता हूँ और मैं प्राइवेट बैंक में ही अकाउंट खोलना चाहता हूँ कि मुझे उनकी सर्विसेज ज़्यादा बेटर लगती हैं, तो उस केस में जीरो बैलेंस की कैटेगरी में 3 बैंक्स हैं। या तो आप कोटक का खोल लो, मैंने अभी प्रोसेस बताया, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। कोटक से ये है, चलो लिंक आप एक काम करना, सभी के दे देना, सरकारी के भी प्राइवेट के भी। कोटक का फायदा ये है कि अब खुलता ब्रांच में जाके जीरो बैलेंस खोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप उस लिंक से अप्लाई करो, एक एम्प्लॉय आपके घर पे आ जाएगा कोटक की तरफ से, 2 मिनट में KYC करके आपका अकाउंट खोल के चला जाएगा। जीरो बैलेंस की कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। दूसरा, आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है जी। तीसरा, आप इंडसइंड की तरफ जा सकते हो। प्राइवेट बैंक के फायदे ये हैं कि सरकारी बैंक्स की तुलना में सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर भी और FD में रखे पैसे पर भी आपको ब्याज ज़्यादा मिल जाता है। तो ये कुछ एक अकाउंट से जो अच्छे हैं जीरो बैलेंस की कैटेगरी में। अगर हम इनको और डीप डाइव करें, जैसे आपने 5-6 अकाउंट लिए हैं, ठीक है, अब समझ आ गई ये 5-6 अकाउंट ही हैं जो आज की डेट में बेस्ट है, मतलब आपके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें। अगर हम इनको और डीप डाइव करें, इंटरेस्ट की बात करें इनके ऊपर, या फिर इनकी सर्विसेज की बात करें, कोई वर्चुअल डेबिट कार्ड देता है कि नहीं देता, थोड़ा सा इसके बारे में और देखो, एक्सप्लेन आप डेबिट कार्ड की फ़ीस को कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, देखो मेरे को कोटक की एग्जैक्टली याद नहीं आ रही क्या है,
ICICI तो जीरो बैलेंस ऑफर ही नहीं कर रहा। आप आ जाओ AU के ऊपर, AU के अंदर जो डेबिट कार्ड की फ़ीस है वो पहले कम लगती थी, पहले 177 लगती थी, अब बढ़ा करके उसको 200 कर दिया है। आप अगर इंडसइंड के डेबिट कार्ड की तरफ जाओगे तो वो 500 रुपये प्लस 18% GST यानी 590 रुपये उसके डेबिट कार्ड की फ़ीस बैठती है। वहीं अगर मैं सरकारी बैंकों की तरफ आऊँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज से 1 साल पहले जो वो डेबिट कार्ड देता है, आई गेस क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड उसका नाम है, अकाउंट जीरो बैलेंस जब हम खोलते हैं, उसके अंदर पहले फीस लगती थी 125 रुपये, लेकिन अब वो बढ़ा करके 200 रुपये प्लस 18% GST यानी 236 रुपये लगती है। तो ये फीस है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ अकाउंट्स की, ठीक है, हम प्राइवेट और सरकारी बैंक की तरफ जा रहे थे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या? अगर किसी का कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट ब्रांच में बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत संभल के चलना चाहिए। देखो, अगर मैं प्राइवेट बैंकों की बात करूँ, जैसे आपका ICICI, HDFC, एक्सिस, इवन इंडसइंड है ना, कोटक पकड़ लो, ज़्यादातर बैंकों की हद से 1 या 2 लाख रुपए की लिमिट ये फ्री देते हैं महीने की, या आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो। भी आपको 1 या 2 लाख, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक, की इतनी ही लिमिट है कि 1 या 2 लाख रुपए तो आप फ्री में करा लो, कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही आपकी लिमिट, मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी बैंक की 2 लाख रुपए की लिमिट है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप डिपॉजिट या विड्रॉ, तो आप ब्रांच में गए, मान लो आपने 2 लाख रुपए विड्रॉ करवा लिए, ठीक है जी, अब आपकी महीने की लिमिट खत्म हो गई, ये 1 महीने की थी। अब उसके बाद बैंक कहता है कि अब अगर आप मान लो कैश डिपॉजिट ब्रांच में करते हो या कैश विड्रॉ करते हो, तो हर 1,000 रुपये के पीछे कोई बैंक कहता है 4 रुपये लगेंगे, कोई बैंक कहता है 5 रुपये लगेंगे। अब मान लो कोई बैंक कहता है कि 5 रुपये लगेंगे 1,000 रुपये के पीछे, और आपने 2 लाख रुपये की लिमिट यूज़ कर दी। अब आप उस ब्रांच में जाते हो, कहते हो कि मैं, मेरे को कैश डिपॉजिट करना है 2 लाख रुपये, तो 2 लाख रुपये के पीछे 1,000 के पीछे अगर 5 रुपये लग रहे हैं तो 2 लाख रुपये के पीछे तो 1,000 रुपये लग गए। तो कहने का मतलब कैश डिपॉजिट या विड्रॉल बड़ा महंगा पड़ गया। अब अच्छा, किसी इन पे भी चार्जेस लगते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। अब किसी की कोई दुकान है, किसी की मान लो परचून की दुकान है, किराने की दुकान है मान लो, तो उस केस में मान लो उसका रोज का कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का काम है ब्रांच में, तो वो तो अननेसेसरीली चार्जेस खाता रहेगा। वहीं SBI फिर इस मामले में बहुत अच्छा है। अगर आप SBI में अकाउंट खोलते हो, SBI कहते हैं कि महीने की 3 ट्रांजेक्शन फ्री है, चाहे आप 10-10 लाख रुपए की 3 ट्रांजेक्शन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 ट्रांजेक्शन के बाद SBI कहता है चाहे 1,000 रुपये जमा करो, चाहे 10 लाख रुपए जमा करो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 50 रुपये की फीस लगाऊंगा, सिर्फ 50 रुपये प्लस 18% GST यानी फ्लैट 59 रुपीज़ की सिर्फ फीस देनी है। उसके बाद चाहे आपको 1 लाख रुपये जमा करने, 2 लाख करने, कोई प्रॉब्लम नहीं, 59 देनी है। वहीं प्राइवेट बैंक के अंदर आप सोचो, आप 2 लाख रुपये जमा कर रहे हो तो आपको 1,000 रुपये फीस देनी पड़ जा रही है, वहीं SBI 59 रुपीज़ की फ्लैट फीस ले रहा है। तो देखो मैं स्टार्टिंग बोला, सरकारी बैंक का काम नहीं है प्रॉफिट कमाना लोगों से, ये अननेसेसरी चार्जेस काट लिए या ठीक है बस बिजनेस चलाना है, वो काम नहीं है सरकारी बैंकों का। सरकारी बैंक सच में सेवा के लिए ही है। अच्छा, अभी मैंने पीछे इंडसइंड बैंक पे मतलब थोड़ा सा पढ़ा था, उस पर ये था कि उनका एक बहुत बढ़िया फीचर है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। ये चीज़ तो फिर ठीक है, इसका बस एक बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे मान लो कोई और बैंक आपके पास है ना, वो बैंक अकाउंट आप खोलते हो तो यूजुअली हमें अकाउंट नंबर से याद नहीं रहते है ना, लेकिन इंडसइंड में क्या है कि जो आपका मोबाइल नंबर है एज इट इज़ वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा, बस आपके मोबाइल नंबर के आगे 15 लिखा आ जाएगा, यानी 15 उसके आगे मोबाइल नंबर, ये आपका अकाउंट नंबर बन गया इंडसइंड में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि किसी को जब हम अकाउंट डिटेल्स भेजते हैं, कोई बोलता है अकाउंट नंबर भेज दो, तो हम एप्लीकेशन खोलते हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ है, नाम आपको अपना पता ही, IFSC कोड आपका वही अकाउंट नंबर वाला ही होता है, तो ईजिली आप किसी को भी अकाउंट डिटेल अपनी 1 मिनट में भेज सकते हो। तो ये मतलब हर बैंक का अपना अपना कोई ना कोई फीचर है। देखो ये फीचर्स तो इंडसइंड का तो ये वाला फीचर हो गया, ऐसी कुछ AU का फीचर होगा। AU बैंक पता है क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसको चलना है। अब AU बैंक ये बोलते हैं कि कैश डिपॉजिट अगर आपको करना है ब्रांच में जाकर के, उसकी तो वो लिमिट देता है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, ये 1 लाख या 2 लाख रुपए महीने की फ्री है, उसके बाद वही 4 या 5 रुपये हर 1,000 रुपये के पीछे वो फीस लेता है। लेकिन कैश विड्रॉ अगर आपको करना है AU बैंक से, तो AU बैंक ये बोलता है कि महीने में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स कैश विड्रॉ करो, हम कोई फीस नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़ AU की अच्छी पता है क्या है, AU बोलता है कि हम एक्सटेंडेड बैंकिंग आवर्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो आप SBI में जाओगे तो 1 घंटे का लंच होगा उनका, बेकार चीज़ ये है सरकारी बैंकों की, जब लंच होता है ना तो पूरा स्टाफ ही लंच पे चला जाता है अधिकतर ब्रांचों में। प्राइवेट बैंकों में क्या होता है कि लंच अगर हुआ, मान लो आप और मैं किसी प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो जब आप लंच करने जा रहे हो तो मेरा फर्ज है सर्विसेज को डिलीवर करना। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रांच के आगे जंजीरें बांध दी कि लंच चल रहा है, समझ गए बात को। तो अगर कैशियर लंच करने गया है तो कोई एक एम्प्लॉय कैशियर की जगह पे जाके बैठेगा, ब्रांच नहीं बंद होएगी। लेकिन प्रॉब्लम समझो, कोई प्राइवेट बैंक बड़ा है, ICICI है, ठीक है, तो उनकी भी ब्रांच के
टाइमिंग्स हैं कि वो 3 बजे ब्रांच बंद हो जाएगी, तो 3 बजे के बाद कस्टमर डीलिंग खत्म हो जाएगी, फिर एम्प्लॉय अपना काम जो कर रहे हैं वो चाहे 7 बजे तक करें, 8 बजे तक करें, लेकिन पब्लिक डीलिंग बंद कर देते हैं, है ना। सरकारी बैंकों का भी ऐसे, कोई 3 बजे तक, कोई 4 बजे तक। लेकिन एयू ये कहता है कि हम एक्सटेंडेड बैंकिंग आवर्स देंगे, जब तक मतलब पकड़ के चलो उनकी 5 या 5:30 बजे तक कस्टमर डीलिंग चलती रहती है। तो काफ़ी बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मेरा भी एक अकाउंट एयू में है, मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं बट एक एयू में भी है। तो एक बार मैं काफ़ी लेट हो गया था, तो उस टाइम कैश विड्रॉ करना था अर्जेंट, तो एयू मेरे को पता था कि इस टाइम खुला होगा, तो मैंने दूसरे अकाउंट में मेरे फंड्स थे, पहले मैंने एयू में ट्रांसफ़र किए, फिर मैं एयू की ब्रांच में गया और मैंने फंड्स निकाले। कई बार इसका फ़ायदा हो जाता है, तो ये इसकी, क्योंकि एयू ये कहता है कि मेरी हर एक ब्रांच ही होम ब्रांच है। हाँ, मैंने ये सुना था, आमिर खान की ऐड आई थी कियारा अडवाणी जी के साथ, तो उसमें बोला था कि एयू की जो होम ब्रांच, मतलब होम ब्रांच का कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि हाँ, कि वो ये कहते हैं, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं महाराष्ट्र था, मेरा एक अकाउंट पीएनबी बैंक में है, तो महाराष्ट्र में कुछ अकाउंट मेरे को अच्छे से याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, तो वो अकाउंट में क्या हुआ था कि जब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं महाराष्ट्र के नियर बाय विजिट किया पीएनबी में, तो मेरा होम टाउन जो है वो चंडीगढ़ के अंदर है। अब वो मेरे को कह रहे हैं कि ये जो आपका काम है ना, ये आपकी होम ब्रांच में ही होगा, तो मेरे को सच में हंसी आ गई थी। मैंने कहा यार अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि ये ठीक करवाने के लिए मैं पहले चंडीगढ़ जाऊँ, यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर पहले चंडीगढ़ जाऊँ, वही काम को ठीक कराऊँ, डॉक्यूमेंट केवाईसी दूँ और फिर वापस आके यहाँ रहने लगूँ, मतलब नॉनसेंस बात है ना। अब पता नहीं एम्प्लॉय का फॉल्ट है, एम्प्लॉय का ही फॉल्ट कहूँगा, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात, कोई सेंस थोड़ी है इस बात की कि वो मेरे को ये कह रहे हैं, मैंने मतलब लिटरली क्या बहस करूँ मैं ये था कि चल ठीक है भाई, तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन एयू ये कहते हैं कि हमारी हर एक ब्रांच ही हमारी होम ब्रांच है, चाहे आपका अकाउंट चंडीगढ़ में है और आप तमिलनाडु में जा करके किसी भी शहर के अंदर आप एयू की ब्रांच में जा रहे हो, मान लो एक एग्जांपल लेके, और आप ये कहते हो कि ठीक है मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये काम होम ब्रांच में होगा। और ये बहुत बैंकों के साथ हो जाता है कि वो कहेंगे कि ये हमारी होम ब्रांच थोड़ी है, होम ब्रांच में काम होएगा, समझ गए। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। तो चलो अब जल्दी जल्दी एक एक करके ना सारे बैंकों को डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आपने 5 से 6 बैंक बोले हैं। सबसे पहले हम एसबीआई की बात करते हैं। तो एसबीआई कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है? मतलब एसबीआई के अंदर भी बहुत सारे बैंक हैं। अंदर जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है उसका नाम है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, वो एसबीआई का अकाउंट है, और वो अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए आपको एसबीआई की योनो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और वहीं पे ही अकाउंट ओपनिंग का एक ऑप्शन आएगा, फिर फॉर्म फिल करना है और फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा, और कोई वे नहीं है उसका। अच्छा, इसमें इनिशियल फंडिंग कुछ करनी पड़ेगी? नहीं, इनिशियल फंडिंग जीरो है, कोई इनिशियल फंडिंग नहीं करनी, एकदम जीरो बैलेंस अकाउंट। और डेबिट कार्ड इसमें मिलेगा क्या? वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है? वर्चुअल तो ले ही सकते हो, नहीं, इसके अंदर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड ही लेना पड़ेगा, जिसकी फीस आपको 236 रुपये पे करनी पड़ेगी। ओके। और सेविंग्स पे मतलब आज के टाइम में एसबीआई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 2.80% के आसपास देता है। एफडी का भी मतलब प्राइवेट से कम है एकदम, एग्जैक्टली तो मेरे को भी याद नहीं है अब, लेकिन हाँ ये है कि प्राइवेट से सरकारी बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही रहते हैं। ठीक है, तो मतलब इसकी मोबाइल बैंकिंग भी अच्छी है, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट बैंक पर चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो इसका जो भी जीरो बैलेंस अकाउंट है उसके बारे में बताओ। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो आपको बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करके ही ओपन करना पड़ेगा। इसका भी ऐसा कोई लिंक नहीं है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूँ। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर कहीं से भी बीओबी वर्ल्ड की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, अच्छा अकाउंट है। अब सर नेक्स्ट बैंक अकाउंट यहाँ पर आता है कोटक महिंद्रा का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। कोटक का मैंने आपको बताया कि कोटक के लिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आप बस एक पेज का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट कोटक की ब्रांच पे, नियर बाय ब्रांच में चली जाएगी, ठीक है। जो भी आप आधार कार्ड डालोगे उसके हिसाब से वहाँ से एक एम्प्लॉय आपके घर पे आ जाएगा और 2 मिनट में केवाईसी करके आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकता है। अच्छा अकाउंट है ये। इसके अंदर थोड़ा सा और डीप डाइव बता दो, जैसे इनिशियल फंडिंग कुछ या देखो, फिर इनिशियल फंडिंग कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप वर्चुअल डेबिट कार्ड भी ले सकते हो और फिजिकल डेबिट कार्ड भी ले सकते हो। 3 प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। एक कोटक का एज सेविंग्स अकाउंट खुलता है, वो नहीं खोलना क्योंकि उसके अंदर आपको 10,000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। दूसरे 2 अकाउंट खुलते हैं, एक कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस, और दूसरा कोटक का एक कोटक 811 सुपर अकाउंट के नाम से है, वो भी जीरो बैलेंस है। तो आपकी मर्जी है, नॉर्मल कोटक अकाउंट भी खोल सकते हो जीरो बैलेंस, कोटक का सुपर अकाउंट भी खोल सकते हो जीरो बैलेंस। सुपर अकाउंट अगर आप खोलते हो कोटक का, तो उसमें बस एक ये रूल है कि आपको हर महीने एक 5,000 रुपये की एंट्री अपने अकाउंट में करनी पड़ेगी। एक बार 5,000 रुपये अकाउंट में डालने जरूरी है, जैसे ही डालोगे चाहे तुरंत निकाल दो, रहेगा जीरो बैलेंस ही, लेकिन हर महीने 5,000 डालने ज़रूरी है। तो वो आपकी चॉइस है। उसके कुछ एक फीचर हैं, अगर मैं यहाँ बताने लगूंगा तो फिर वीडियो पूरी कोटक पे ही बन जाएगी, ठीक है। तो आप देख लेना, मतलब उसके ऊपर
वैसे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, बट ये है कि थोड़ा सा अदरवाइज आप नॉर्मल अकाउंट भी खोल सकते हो। थोड़ा फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उसके डिफरेंस बताने शुरू करूँगा ना यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट अकाउंट पूछते हैं आपसे कि एयू का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। एयू बहुत अच्छा बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छे हैं। सभी बैंकों को उठा लो जितने भी हमने जिक्र किए, इंडसइंड और एयू दोनों के ही एफडी के ऊपर और सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। अकाउंट वो लिंक से ही खुलेगा, आप ऑफिशियल लिंक दे देना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उस पर आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, बेसिक सी डिटेल डालनी है, वीडियो केवाईसी हो जाएगी और घर बैठे बैठे आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा। डेबिट कार्ड की फीस 200 रुपये लगती है, अब पहले 177 लगती थी, अब 200 रुपये में जो इसका अकाउंट है वो खुल जाता है। और नेक्स्ट अकाउंट जो यहाँ पर आता है वो इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का अकाउंट वही आपके वाला फीचर है, बेस्ट पार्ट तो वही है कि मोबाइल नंबर ही अकाउंट नंबर बन जाता है। उसके लिए भी लिंक यूज़ करना पड़ेगा, लिंक से खुलेगा, आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, वीडियो केवाईसी हो जाएगी और घर बैठे बैठे अकाउंट खुल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंटरेस्टिंग कहो चाहे अच्छी कहो कि ये है कि उस पर एफडी पे और सेविंग्स अकाउंट पे आपको जो ब्याज है वो सरकारी बैंकों से या दूसरे भी प्राइवेट बैंक जैसे ICICI, HDFC, एक्सिस, ये भी सरकारी बैंक जैसे ही हैं। आप समझो सरकारी बैंक बहुत कम ब्याज दर रेट देंगे आपको, वहीं बड़े बड़े बैंक ICICI, एक्सिस, HDFC, इनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलेंगे। रीज़न पता है क्या है? कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। ओके। भूख नहीं है ना नए अकाउंट्स खोलने की। देखो अगर आपको भूख है नए अकाउंट्स खोलने की तो आप लालच दोगे ना कि मैं ब्याज दरें ज़्यादा दे रहा हूँ, तो आप समझो वहाँ उनको भूख नहीं है, ऑटोमेटिकली हर कोई HDFC, एक्सिस, ICICI में जाना चाह रहा है। वहीं सरकारी बैंकों को भी भूख नहीं है, इसलिए वो ब्याज दरें कम देती हैं कि कस्टमर तो ऑलरेडी आ रहा है, जो आ रहा है वही नहीं संभल रहे। समझ गए बात को? वहीं जो छोटे प्लेयर्स हैं जैसे आपका इंडसइंड, एयू, कोटक को छोटा नहीं कहूँगा ना, छोटा कहूँगा ना बड़ा कहूँगा, आप बीच में पकड़ लो, है ना। इनको फिर भी भूख है कि नए अकाउंट्स आने चाहिए। भूख तो सबको है, कोई मना थोड़ी करता है, बट वही चीज़ है कि अट्रैक्ट क्यों करें हम जब खुद ही आ रहे हैं मेरे पास। तो ये सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपने भी सभी के सारे बैंक्स बता दिए। ठीक है, एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं, घर बैठे बैठे अकाउंट ओपनिंग का क्या प्रोसेस रहता है। लेट्स सपोज हमने किसी बैंक को पकड़ लिया, प्रोसेस तो सभी बैंक का सेम ही रहेगा, तो कैसे कैसे स्टेप्स रहते हैं इसके अंदर? देखो नॉर्मल जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप मान लो फॉर एग्जांपल इंडसइंड का एग्जांपल ले लो। लिंक पे क्लिक करोगे, इनिशियली आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, जो आधार कार्ड से लिंक हो वो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, बेसिक पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी कि इंडसइंड का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा, वो आपको कहेगा अपना पैन कार्ड दिखा दो, फोटो आपकी फ़ोटो खींच लेगा और एक आपके सामने कहेगा सिग्नेचर कर दो मुझे। तो ये करने के बाद आपकी केवाईसी घर बैठे बैठे हो जाएगी और आपका अकाउंट खुल जाएगा। एक हफ्ते के बाद पूरी वेलकम किट जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। ये कुछ एक बेसिक से स्टेप्स होते हैं किसी भी अकाउंट। अभी आपने यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट्स बता दिए, उनके फीचर्स भी बता दिए, सारी की सारी चीज़ें। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो भी आपने 5 से 6 अकाउंट बताए हैं, अगर हमको सीरियल वाइज लगाएं तो सबसे ऊपर किसको रखना चाहोगे? देखो हर किसी के लिए SBI। ओके। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा, इनमें जीरो बैलेंस की अगर बात कर रहे हैं सिर्फ, तो दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा इंडसइंड को। ओके। ठीक है, बाकी तो फिर सब एक जैसे ही हैं। बाकी हाँ कोटक अब वापसी करिए तो हम इंडसइंड / कोटक को भी रख सकते हैं, क्योंकि उसने पहले बीच में रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे तो खुल नहीं रहा था। तो सेकंड नंबर पे मैं इंडसइंड और कोटक दोनों को रख सकता हूँ। ठीक है, तो अंकित जी थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बताई। बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे और आपसे भी ये कहूँगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव यू राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।